हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। कल मैंने वीडियो बनाया था उस पे इथेरियम पे। अगर आपने वो मिस करा हो तो दोबारा देख लेना। मतलब उस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ मैंने इथेरियम का कवर किया था कि गोइंग फॉरवर्ड जो इथेरियम के लिए चीज़ें बहुत बढ़िया रहने वाली हैं और इथेरियम के क्या डेवलपमेंट है। एक रिपोर्ट को इनफैक्ट मैंने शेयर किया था और मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार जैसा सोचा था वैसे ही बिल्कुल प्ले आउट हुआ है, बिकॉज़ मोमेंटम तो इथेरियम के लिए ही है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने उसमें कवर करी थी वो ट्रू होती दिख रही हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। फिलहाल अगर आप इथेरियम की बात करें, मैं इथेरियम को डिटेल में कवर नहीं करूँगा क्योंकि आज जो मैं कवर करूँगा वो क्लैरिटी एक्ट को करूँगा कि क्लैरिटी एक्ट की वजह से भी बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर जो आप ये देख रहे हो ना, एक इंटरेस्ट देख रहे हो बढ़ता हुआ प्राइस के अंदर, क्लैरिटी एक्ट का भी बहुत बड़ा इस पे रोल है। लेकिन क्लैरिटी एक्ट का एक नेगेटिव फ़र्क भी पड़ेगा। उसके बाद कई सारे टोकन्स क्रैश कर जाएँगे। क्लैरिटी एक्ट है क्या? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ़ इथेरियम के लिए नहीं है। वो तो मैं सिर्फ़ टच करूँगा कि देखो, कल कुछ बातें करी थी और आज देखो इथेरियम के अंदर मैसिव लेवल पे ईटीएफ्स की बाइंग देखो। अगर ज़रा 16 जुलाई को $726 मिलियन एंटर किया है। $726 मिलियन इज़ लाइक इट इज़ द हाईएस्ट फॉर इथेरियम। इतनी बड़ी फिगर इंस्टीट्यूशंस का, ईटीएफ का इथेरियम के अंदर एंट्री हो रही है। 15 जुलाई को भी 200 मिलियन, 14 जुलाई को 260 मिलियन, 11 जुलाई को 204 मिलियन, 10 जुलाई को 383 मिलियन। अगर आप हर दिन देखो तो इथेरियम के अंदर एकदम इंटरेस्ट अलग लेवल पे बढ़ गया है। इथेरियम के अंदर जो इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ा है कि जो जीनियस एक्ट है और क्लैरिटी एक्ट है, इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो चेंज होंगी और इथेरियम की एकदम बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, बिकॉज़ इथेरियम एज़ अ ब्लॉकचेन इज़ लाइक अ बेस लेयर, इट इज़ लाइक एन इंटरनेट, ठीक है? जैसे इंटरनेट के ऊपर अलग-अलग वेबसाइट्स बन है ना, आप इंटरनेट तो एक ही है ना, उसके ऊपर अलग-अलग वेबसाइट्स हैं। सिमिलरली इथेरियम इज़ गोइंग टू बी द बेस और इथेरियम के ऊपर जितना भी आप ये डीफाई, डैप्स, ये चीज़ें बन रही हैं, स्टेबल कॉइन, ये सारी इथेरियम के ऊपर बनेगी। अब आप बोलोगे बाकी भी तो चेन्स हैं। हाँ, बिल्कुल बाकी चेन्स भी हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि जैसे बाकी अगर हम देखें, कार लेने आप जाते हो, तो कार आप लेके आते हो होंडा। लेकिन अगर हम मार्केट शेयर में देखें तो सबसे ज़्यादा कार किसकी हैं? वो मारुति सुजुकी की हैं। तो एक होता है मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर में और डोमिनेंस में इथेरियम विल ऑलवेज़ लीड। वो मैंने उस वीडियो में कवर किया है जो मैंने रिपोर्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो उसको वो देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पे रेयान का कहना है, जो बैंकलेस के को-फाउंडर हैं, कि विंटरम्यूट का कहना है, बहुत बड़ा मार्केट मेकर है। विंटरम्यूट का कहना है कि इथेरियम है ही नहीं ओटीसी डेस्क पे, बचा ही नहीं है। तो इस लेवल की बाइंग चल रही है इथेरियम के अंदर कि ओटीसी डेस्क पे बचा ही नहीं है। आप इथेरियम को 2 जगह से खरीद सकते हो, एक एक्सचेंजेस के थ्रू और एक ओटीसी डेस्क पे बचा ही नहीं है। बिटकॉइन का भी यही हाल है भाई। आज जो एडम बैक है, एडम बैक वो ये शख्स है जिसने एक्चुअल में सतोशी के साथ कन्वर्सेशन करी है ईमेल पे, और ये फाउंडिंग जो इनिशियल टीम थी उसमें एडम बैक यूज्ड टू इंटरैक्ट विद सतोशी नाकामोटो। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि एडम बैक ही सतोशी नाकामोटो है। ये भी एक थ्योरी है। तो एडम बैक ने मिलके एक ट्रेजरी कंपनी, बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी है, वो शुरू करी है। 30,000 बिटकॉइन डे 1 पे बाय किए हैं। अभी इस वक़्त चौथी सबसे बड़ी बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी बन गई है। इमेजिन करिए कि रिटेल के लिए बचेगा क्या? अगर इतनी इंस्टीट्यूशंस इतनी तेज़ी से बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, तो रिटेल के लिए बचेगा क्या? दिस इज़ लाइक अ मैसिव न्यूज़। क्लैरिटी एक्ट पे बात करते हैं, ठीक है? सो क्लैरिटी एक्ट बेसिकली क्या है कि मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है? तो यूएस के अंदर ना 3 बिल प्रपोज़्ड हैं। एक बिल है जीनियस एक्ट, एक है क्लैरिटी एक्ट और एक है एंटी सीबीडीसी एक्ट। ये तीनों बिल माना जा रहा है कि एक साथ अप्रूव हो जाएँगे। एक साथ नहीं भी हुए तो 2 अप्रूव हो जाएँगे, एक बाद में अप्रूव हो जाएगा एंटी सीबीडीसी, बट होने तीनों अप्रूव हैं। जीनियस एक्ट तो समझो ऑलमोस्ट अप्रूव्ड है। क्लैरिटी एक्ट भी अप्रूव होगा। अब क्लैरिटी एक्ट बेसिकली है क्या? इसका कुछ ना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसके पीछे एक अमेरिका की एक सोची-समझी साजिश भी है, जो इस इंडस्ट्री में कंट्रोल चाह रहा है। तो वो क्या साजिश है उसको भी मैं बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये वीडियो का, मतलब इसमें बिल्कुल कोताही मत बरतना। अगर लीव करने की सोच रहे हो तो लीव मत करना। और भाई मैं इतने एजुकेशन से भरे वीडियो लेके आता हूँ, थोड़ा-सा यार उसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। हम 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर चले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बट अब बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं, जो मेरे एनालिटिक्स बता रहे हैं कि बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं, लेकिन ये कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो व्यूज़ तो आना शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है? क्लैरिटी एक्ट को समझो। क्लैरिटी एक्ट ये है कि वो
एक तरीके का जब ये कानून बन जाएगा, वो कानून ये कहेगा कि जितने भी क्रिप्टो हैं उनको डिवाइड करो। डिवाइड इन द सेंस 3 भागों में डिवाइड करो। एक उनको डिवाइड करो कि वो चेक करो कि क्या वो डिजिटल कमोडिटी है, दूसरा क्या वो सिक्योरिटीज़ हैं और तीसरा क्या वो स्टेबल कॉइन है। तो 3 भागों में डिवाइड करना है। डिजिटल कमोडिटीज़, सिक्योरिटीज़ एंड स्टेबल कॉइन। तो ये है। अब ये जो एक्ट है ये कहता है कि कैसे कैसे साबित होगा कि वो डिजिटल कमोडिटी है, सिक्योरिटी है, स्टेबल कॉइन है। तो हम ये देखेंगे, मतलब इस एक्ट के अंदर ये प्रपोज किया गया है कि कोई भी क्रिप्टो अगर उसे डिजिटल कमोडिटी बनना है, ठीक है, तो उसे मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर, अब मैच्योर का क्या मतलब है? मैच्योर का मतलब ये है कि अभी इसको एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है, लेकिन जो बात जो जो ऑब्जेक्टिव से ये लग रहा है कि मैच्योरिटी का मतलब ये कि हर क्रिप्टो को वो चेक करेंगे कि उसकी ब्लॉकचेन की ऑपरेशनल हिस्ट्री क्या है, कितना पुराना है, कितना पुराना है, कितना उसका मार्केट कैप है, कितना बड़ा है साइज में, कितनी बार वो डाउन हुआ है, कितनी बार कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट हुए हैं, कितनी बार उसके ऊपर डबल स्पेंडिंग अटैक हुए हैं, या कितनी बार उसके ऊपर हैकर्स ने अटैक किया, मतलब, और वो कैसे उभरा, और ये सब चीज़ें देखी जाएँगी। डिसेंट्रलाइज़ेशन लेवल, कितनी नोड्स हैं, कितना डिसेंट्रलाइज़ है, किसी चाइना का तो नहीं है, किसी कंट्री का तो नहीं है, किसी एक आदमी का प्रभाव तो नहीं है। डिसेंट्रलाइज़ है कि नहीं, उसकी गवर्नेंस कैसे है, डिसीजन मेकिंग कैसे है, चेंजेस कैसे होते हैं, उसकी नोड्स कितनी हैं, उसमें स्टेकर्स हैं तो स्टेकर्स कितने लोगों ने स्टेक किया है, अगर माइनर हैं तो कितने माइनर हैं, इन सब चीज़ों पे। तो जितने ज़्यादा होंगे वो मैच्योर है। सिक्योरिटी अडॉप्शन सिक्योर है कि नहीं, ठीक है, स्टेबिलिटी स्टेबल है कि नहीं, चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं तो कि हर वक़्त डाउन हो जाता है, जैसे ट्रांज़ैक्शंस बढ़ती हैं डाउन हो जाता है। इनसाइडर एलोकेशन, उसमें इनसाइडर कितने हैं, कौन-कौन उसमें लोग हैं, इन्वेस्टर कौन है, कितने टोकन्स हैं, कितने टोकन्स उनके बचे हैं, फ्यूचर में कितने टोकन अनलॉक करने हैं, 50 चीज़ों के बारे में पता होगा और उनका बैकग्राउंड क्या है, फाउंडेशन कहाँ रजिस्टर्ड है, फाउंडेशन है भी कि नहीं, 50 चीज़ें उसके बारे में। उसके बाद टोकन अनलॉक, सोर्स कोड, कोड के ऊपर क्या सीन है, कोड किसके कंट्रोल में है, कोड में कहीं चेंजेस तो नहीं हो जाएँगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट हुआ है कि नहीं, 50 चीज़ें इस पे भी होंगी। अब इसमें क्या है कि सारे क्रिप्टो को जब इसमें निकाला जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ 90% फेल हो जाएँगे। 90% मैच्योरिटी टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएँगे। इसीलिए इस एक्ट के पास होने के 1 साल के अंदर-अंदर उन्हें ये पास करना है। बहुत सारे क्रिप्टो तो कॉन्फिडेंट है कि वो ये कर लेंगे, ठीक है? काफ़ी सारे जो है ना, वो इसमें से रह जाएँगे, और जो रह जाएँगे, इसका आप खमियाज़ा क्या है वो समझो। जो इसमें से रह जाएँगे, उनको क्या करना पड़ेगा, वो सिक्योरिटीज़ हो जाएँगी, और वहाँ पे जितनी भी एक्सचेंजेज़ हैं यूएस के अंदर, वो उन्हें डीलिस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? डीलिस्ट कर देंगे उन्हें, और डीलिस्ट होते क्या होगा, अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। जब अमेरिका के आप एक्सचेंजेज़ पे लिस्टेड होते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग आपके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली आपका टोकन डंप नहीं हो रहा था, क्योंकि अमेरिकन्स भी उसमें इन्वेस्टेड है। जब अमेरिकन्स को अलाउड नहीं होगा, अमेरिकन एक्सचेंजेज़ को अलाउड नहीं होगा, तो वहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। लिक्विडिटी निकल जाएगी, टोकन का प्राइस क्रैश कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टोकन खत्म हो जाएगा, टोकन डेक्सेस पे अवेलेबल होगा, टोकन बायनांस पे अवेलेबल होगा, बायबिट पे होगा, जो ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं, लेकिन यूएस के एक्सचेंजेस से निकल जाएगा, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, टोकन क्रैश कर जाएगा। और इसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि चाहे वो जो फाउंडेशन है या फाउंडर है या डाओ है, उन तीनों को ये प्रेज़ेंट करना है। तो इसमें ना जो सबसे बड़ी जो अमेरिका की जो स्कीम है उसको समझो। इसमें होना ये है कि क्लैरिटी एक्ट ऑलमोस्ट समझो पास हो गया। 90% टोकन्स फँसेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमेरिका क्या करेगा कि जो अमेरिकन फाउंडेशंस है, अमेरिकन क्रिप्टो है, अमेरिकन फाउंडर है, उसको निकाल देगा। चाहे वो मैच्योर हो भी या ना हो, ये होना है। उसको वो टेस्ट में पास कर देगा, क्योंकि यार सपोज़ करो आप एक एम्पल पावर दे रहे हो अमेरिका को, ये डिसाइड करने की कि कौन-सी ब्लॉकचेन मैच्योर है और कौन-सी नहीं है। बिटकॉइन, ईथर, एलटीसी, ये सब तो थ्रू है, जो पुरानी-पुरानी है चेन्स, बड़ी-बड़ी जिनके मार्केट कैप है। मतलब कोई भी क्रिप्टो जिसका $100 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप है, या $50 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप है, यार वो बड़ा प्रोजेक्ट है ना, मतलब वो मैच्योरिटी में पास हो जाएगा। फँसेंगे छोटे-छोटे, फँसेंगे कौन से, जो 1 से $10 बिलियन की रेंज में होंगे। प्लस उसमें नए कौन से हैं, क्या है? टोकन्स तो रातों-रात 1-1, $2-2 बिलियन की मार्केट कैप बन जाती है ना। लेकिन उसमें ये क्या करेंगे कि अमेरिकन को पास कर देंगे, जो फँसेंगे वो बाहर के फँसेंगे, और
मेड इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका, और ये गोइंग फॉरवर्ड ये मैसेज देंगे कि अगर अमेरिकन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है तो अमेरिका में आके या तो बेस बनाओ, या अमेरिका में आके काम करो, या अमेरिका में टैलेंट मूव करेगा। ये प्लानिंग है। इसका नुकसान आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम देंगे प्रोजेक्ट्स को अपना मैच्योरिटी टेस्ट पास करने के लिए, तो देखेंगे। लेकिन अगर वो पास नहीं हो पाए तो ट्रस्ट मी वो टोकन्स के अंदर। अच्छा, अमेरिका की ना एक प्रॉब्लम भी है, एक और चीज़ को समझो। अमेरिका क्या करता है कि फिर आप कहोगे कि सर अमेरिका के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो। देखो, अमेरिका का आप हिस्ट्री को उठाओ। अपने लोग, अपनी कंपनीज़, अमेरिका का वर्चस्व होना चाहिए हर चीज़ में, हर सेगमेंट में। वो चाहते हैं दुनिया में हर चीज़ में उनका वर्चस्व हो, और वो अपनी कंपनीज़ को बढ़ावा भी देते हैं। अपनी कंपनीज़ को इनोवेट करने के लिए उनकी गलतियों को भी माफ़ करते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अमेरिकन कंपनी के सामने किसी भी कंपनी को कॉम्पिटिशन को टिकने नहीं देते, और उसके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो टिक ही ना पाए। क्रिप्टो में अब सेम होगा। इसका छोटा-सा ग्लिम्प्स आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं? अभी ब्लूमबर्ग ने एक एक कहानी बनाई। ब्लूमबर्ग ने बोला कि जो बाइनेंस है ना, अभी आपने रिसेंटली खबर सुनी होगी कि बाइनेंस ने जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन है USD1, उसका कोड बाइनेंस ने लिखा है। और ये इसलिए लिखा गया कि सीजी को पार्डन चाहिए, मतलब कि सीजी को, प्रेसिडेंट का वहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका में पार्डन मिल जाए तो जितने भी अगले पिछले केस अगर हुए भी हैं, जेल भी गया था, वो सब वाइप आउट हो जाते हैं। ठीक है? और सीजी को क्या है कि क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका में जेल हुई थी, तो सीजी को माफ़ी के लिए ये शर्त रखी गई कि ठीक है, तुम हमारा USD1 जो स्टेबल कॉइन है वो बनाओ, और हम तुम्हें माफ़ी दे देंगे या पार्डन कर देंगे। यू नो तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी बनाई गई। किसकी इमेज डाउन करने के लिए? बाइनेंस की इमेज की डाउन करने के लिए, कि बाइनेंस नीचे आ जाए। और इस तरह की अटेम्प्ट पहले भी हो चुकी हैं 2022 में, और ये और कंपनीज के अलावा ट्रॉन, ठीक है, और आप उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो जो नॉन अमेरिकन हो और वो बड़ी हो रही हो। क्रिप्टो में भी सेम सिनेरियो है। तो इसमें यहाँ पे ये बनाएगा कि भाई इसको सीजी को वो चाहिए, पार्डन चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, तो उसको बोला कि ठीक है, तुम हमारे स्टेबल कॉइन बनाओ और फिर उसको सक्सेसफुल भी बनाओ। तो उसमें ये आर्टिकल में आगे ये लिखा गया है कि फिर इसमें हुआ क्या कि बाइनेंस ने कोड राइट किया, और उसके बाद जो बाइनेंस के अंदर $2 बिलियन जो है कि यूएई की कंपनी ने खरीदा, तो $2 बिलियन की पेमेंट USD1 में हुई। तो जैसे ही $2 बिलियन USD1 में, तो $2 बिलियन वर्थ ऑफ USD1 मिंट हुआ। उसके पीछे $2 बिलियन की बैकिंग हुई, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और उससे डोनाल्ड ट्रंप की जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है उसको $1 मिलियन में कमाई हो रही है। क्योंकि जब आप स्टेबल कॉइन को मिंट करते हो तो पीछे जो एसेट्स हैं उस पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जेब में जा रहा है। $2 बिलियन का इंटरेस्ट सोचो, वो उसकी जेब में जा रहा है। और USD1 जो है वो बाइनेंस के ऊपर है, और अभी तक 90% जो बाइनेंस के वॉलेट में ही है। और बाइनेंस के अंदर जो $2 बिलियन का स्टेक खरीदा गया वो उसी स्टेबल कॉइन के थ्रू खरीदा गया। इस तरह की कहानी बनाई गई। लेकिन सच ये है कि इस आर्टिकल में लिखा गया कि वो लिस्ट हुआ वहां पे। ठीक है, तो बाइनेंस लिस्टिंग का कोई पैसा नहीं लेता। ये बिल्कुल जग जाहिर है कि बाइनेंस लिस्टिंग का कोई पैसा नहीं लेता। और बाइनेंस स्टेबल कॉइन्स में अगर आप देखो तो USDT और USDC का सबसे बड़ा जो स्टेबल कॉइन जो यहाँ पे जिस जो कस्टोडियन है वो बाइनेंस है। स्टेबल कॉइन्स का भी सबसे बड़ा कस्टोडियन बाइनेंस है। USDT USDC का कस्टोडियन भी वो है, राइट। और बाइनेंस अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को वैसे ऑलरेडी हेल्प करता है, राइट। तो ये कहानी, ये पोजिशनिंग बनाई जाती है अमेरिका में, टू अच्छा कौन कौन बड़ा हो रहा है हमारे सामने, कहानी बनाओ। और यहीं पे यही कारण है कि सीजी ने ब्लूमबर्ग को और उसको स्यू लीगली उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करी है। इनफैक्ट पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक्शन ले चुका है वो, एक 2022 में भी फोर्ब्स के अगेंस्ट एक एक डिफेमेशन सूट डाला था, राइट। तो ये बाइनेंस के या कोई भी कंपनी जब बड़ी हो रही होती है जो यूएस की नहीं है, तो पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और ये जो क्लैरिटी एक्ट है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो अमेरिकन कंपनीज को होगा। अगर आप यहाँ देखो तो मैं एक और चीज़ है जो सीजी ने रीट्वीट करी यहाँ पे, इनफैक्ट
मैट वॉलेस करके, इसने बोला कि कॉइनबेस ने शायद ये किया होगा। कॉइनबेस जो है वो एक एविडेंस निकल के आ रहा है कि कोई ये इसकी कंफर्मेशन तो नहीं आई, बट सीजी ने रीट्वीट किया, तो कहीं ना कहीं सीजी का भी ये बिलीफ है कि कॉइनबेस ने मिल के, क्योंकि अब बाइनेंस, क्योंकि अमेरिका में कल को एक कॉइनबेस नहीं चाहेगा कि उसका एक कॉम्पिटिटर आए, तो ये कहानी बनाई गई। बट ओवरऑल व्हाट आई हैव सीन ओवर द इयर्स, आप किसी सोशल मीडिया कंपनी में देख लो, कोई बड़ा होने लगता है उसे एक्वायर कर लेते हैं या रोड ब्लॉक्स बना देंगे। टेलीकॉम में देख लो, चाइनीज मोबाइल हैंडसेट, नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं बिकेंगे। एआई के अंदर देख लो, एनवीडिया को बोल दिया कि चाइना को चिप्स नहीं देने। ठीक है, जो तो बेसिकली ये उनकी प्लानिंग रहती है। और एक क्लैरिटी एक्ट जो है ना, सामने से देखो, बिटकॉइन और इथेरियम अगर आप होल्ड कर रहे हो, उसका तो बाल भी बांका नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। दिक्कत आएगी भाई, जो नॉन अमेरिकन टोकन्स होंगे उनको वो दिक्कत क्रिएट करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ठीक चल रहा है, ठीक है, तो उसमें वो बढ़िया चलेगा, हो सकता है उसको वहां पे क्लैरिटी मिल जाए। जो उसके थोड़ा सा भी ऑपोजिट चलेगा, भाई उसको वहां पे वो मैच्योरिटी टेस्ट से पास नहीं होगा। ठीक है, सो चीजें ना जो दिखती हैं वैसी होती नहीं है, और जो वैसी होती हैं वो दिखती नहीं है। बट देन दिस इज अगेन माई पर्सनल इवेल्युएशन ऑफ थिंग्स। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, या कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उनके इविल इंटेंट को अमेरिका के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो पॉलिटिक्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरीके के एक्ट बनाए जाते हैं, उनको अगर आप डीपर लेवल पे जाओ, तो सोचो कितनी बड़ी पावर मिल जाएगी अमेरिका को। इस इंडस्ट्री के रूल को वो डिफाइन करना चाहता है। वो हर चीज़ पे तो कब्जा है ना, वो इसके भी रूल को डिफाइन करना चाहता है। बिटकॉइन का रूल वो डिफाइन नहीं कर सकता, इथेरियम का डिफाइन नहीं कर सकता, तो उनको तो वो एक्सेप्ट वैसी का वैसी कर लेगा। इनफैक्ट उनको तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वहाँ की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अब बिटकॉइन और इथेरियम को दबा के बाय कर रही हैं, उसमें खुश है वो। लेकिन जो बाकी इकोसिस्टम है, उसमें वो इमेजिन करो कि वो अपने मीम कॉइन को पास कर दे मैच्योरिटी टेस्ट में, कोई लॉजिक है? और कोई जो पुराना मीम कॉइन है, सपोज करो पेपे को नहीं करता, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप पूछोगे ना कि पेपे क्यों नहीं और ट्रम्प क्यों, ट्रम्प मीम कॉइन क्यों? इस तरह की चीजें आएंगी फ्यूचर में, तैयार रहिएगा। ठीक है, ये मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव है। हम्म कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ दिमाग की बत्ती जगी? चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।